हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट के बारे में। तो आइए व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट इन दोनों के बारे में जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिक बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो बेसिक बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग होती है, जिसको करने से कोई भी एक रोटेटिंग चीज़ बैलेंस में आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास होती है स्टैटिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग होती है अ व्हील असेंबली मे बी कंसिडर्ड टू बी इन स्टैटिक बैलेंस व्हेन इट विल रिमेन एट रेस्ट इन एनी पोजीशन टू विच इट इज़ रिवॉल्व्ड ऑन इट्स एक्सिस। जब हम किसी चीज़ को घुमाएं और वो अलोंग इट्स एक्सिस हमेशा स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहे, कोई एक पॉइंट, यानी कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का शाफ्ट है या इस तरह का कोई एक्सिस है, उसके ऊपर अगर हम उस पर इस तरह से रोटेशन लें तो कभी भी ऐसा ना हो कि ये जो एक्सिस है ये ऊपर या नीचे इस तरह से जो है वो जंप करे या अपना पोजीशन चेंज करे। ये एक्सिस इसी लाइन के ऊपर ही जो है हमेशा रोटेट करेगी। तो उस चीज़ को हम जब कहते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। द इफेक्ट ऑफ स्टैटिक इम्बैलेंस इज द बाउंस ऑफ टाइप एट ईच रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर और नीचे बाउंस स्टाइल में। इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है डायनामिक बैलेंसिंग। डायनामिक बैलेंसिंग क्या होता है? अ व्हील दैट इज डायनामिकली आउट ऑफ बैलेंस डज नॉट हैव इट्स वेट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन and it causes the wheel to vibrate from side to side as it rotates। इसमें क्या होता है कि अगर इसको मान लें हम कि ये एक व्हील का ये सेंटर एक्सिस पॉइंट इसके आर पार इस तरह से है और ये व्हील उसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है। इस व्हील के ऊपर अलग अलग जगह पे, इस पूरे 360 डिग्री पे अलग अलग जगह पे अगर हमारे पास वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो तो हम उसको बोलते हैं डायनामिक इम्बैलेंस हो गया। तो डायनामिक बैलेंस के लिए इस एक्सिस के अलोंग जो चीज़ रोटेट कर रही है वो इसके परपेंडिकुलर के हिसाब से, यानी कि उसके पूरे पेरिफेरी या सरकमफ्रेंस के ऊपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो चीज़ रोटेट करेगी, इस केस में हम मान लें कि हमारा व्हील या टायर रोटेट करेगा, वो साइड बाय साइड वाइब्रेट होगा। स्टैटिक बैलेंस में यही चीज़ ऊपर या नीचे बाउंस करती है, लेकिन डायनामिक बैलेंसिंग में यही चीज़ जो है हमारी वाइब्रेट करती है साइड बाय साइड, जिसको कि हम आम भाषा में वॉबल या वॉबलिंग होना भी कह देते हैं। इससे हमारा स्टीयरिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, या इस तरह से कहे स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, क्योंकि गाड़ी एक तरफ को जाती है और जो है हमारे को हैंडल को, स्टीयरिंग को पकड़ के रखना पड़ता है टाइट से, ताकि वो गाड़ी लेफ़्ट या राइट साइड को ना भागे। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे वाइब्रेशन या वॉबलिंग भी इंक्रीज़ होगी। इससे हमारे पास टायर का एक्सेसिव वियर, व्हील बेयरिंग का वियर, किंग पिन, स्टीयरिंग कनेक्शन और कैम्बर कास्टर के लिंकेजेस जो होंगे उनके भी जो वियर एंड टियर है वो ज़्यादा बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू किसी और काइंड ऑफ बैलेंसिंग अगर उसका ख़राब होगा तो आइए देखते हैं कि बैलेंसिंग में हमारे पास जो है आगे क्या है। आगे हमारे पास है स्टैटिक बैलेंसिंग कैन बी कैरिड आउट ऑन लोकली मेड बैलेंसिंग फिक्सर इफ व्हील बैलेंसर इज नॉट अवेलेबल, बट डायनामिक बैलेंसिंग रिक्वायर्स स्पेशल इक्विपमेंट कॉल्ड व्हील बैलेंसर। स्टैटिक बैलेंसिंग को हम किसी और चीज़ से भी
ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर डायनेमिक बैलेंसिंग चेक करनी है तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, जिसको के व्हील बैलेंसर बोलते हैं, जो कि आजकल कंप्यूटराइज्ड होता है और उसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसर। इसके अंदर हमारे को फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग माउंट द व्हील ऑन द स्पिंडल ऑफ द फिक्सर एंड एडजस्ट द बेरिंग लूजली सो द व्हील इज जस्ट हेल्ड इन पोजीशन। स्पिन द टायर्ड व्हील बाय हैंड एंड अलाउ इट टू स्टॉप बाय इटसेल्फ। हम जो है व्हील बैलेंसर के ऊपर टायर को माउंट करके और उसको हाथ से रोटेट करेंगे और फिर उसको रुकने के लिए वेट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो हैवी साइड होगा वो बॉटम पे आके रुक जाएगा और जो लाइट पॉइंट होगा वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, यानी कि बिल्कुल ठीक उसके ऊपर। अगर ये हमारा व्हील है तो हैवी पार्ट यहाँ पे आके रुक जाएगा और लाइट पार्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ रह जाएगा। इस केस में हम फिर जो है लाइट पार्ट को यहाँ पे कुछ वेट जो है ऐड करेंगे और फिर से इसको रोटेट करेंगे और फिर चेक करेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक हमारा व्हील प्रॉपरली सभी तरफ से वेट से डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं हो जाता। तो इस तरह से हम जो है बैलेंसिंग को कैरी आउट करेंगे। लेकिन डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए हमारे को कास्टर एंगल, कैम्बर एंगल, किंग-पिन इंक्लिनेशन और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास जो है कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसर होता है, जो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीज़ों को ठीक करता है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसर जो है वो कैसे काम करता है और उसमें क्या सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डायनेमिक एंड स्टैटिक बैलेंसर्स केपेबल ऑफ वर्किंग इन टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि स्टैटिक बैलेंसिंग जो है ऊपर और नीचे और डायनेमिक बैलेंसिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर करनी पड़ती है, तो ये दोनों ही एक्सिस यानी अलोंग द एक्सिस और 90 डिग्री टू द एक्सिस यानी स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही बैलेंसिंग को करने में जो है कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसर काम सही करता है। इट कैन प्रोवाइड कंसिस्टेंट आउटपुट। इट इज पैक्ड विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर with self-diagnostic features. It has sensors, इलेक्ट्रिक मोटर और ये लिमिटेड स्पेस के अंदर जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक स्पिंडल होता है। इट हैज़ अ स्पिंडल विच इज़ ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। द व्हील टू बी बैलेंस्ड इज माउंटेड ऑन थ्रेडेड स्पिंडल विद द हेल्प ऑफ डॉग क्लच विच टाइटन द व्हील रिम। हम एक स्पिंडल के ऊपर व्हील को लगाते हैं और डॉग क्लच की मदद से उसको टाइट करके वहीं पे रोक देते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन किया जाता है, जिससे वो जो व्हील है वो रोटेट करता है। इट हैज़ इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेंसर्स विच चेक द इम्बैलेंस ऑन स्पिंडल बेरिंग एंड कैलकुलेट द पोजीशन एंड अमाउंट ऑफ इम्बैलेंस इन ग्राम्स। जब वो व्हील को हम घुमाएंगे तो उस पर लगे हुए जितने भी सेंसर्स होंगे वो एक्टिवेट होंगे, वो चलेंगे और कुछ टाइम के बाद जब वो सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड रन करेगा तो व्हील रुक जाएगा और उस पर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे पास किस किस पोजीशन के ऊपर क्या क्या वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, कहाँ पे वेट हाई है, कहाँ पे लाइट है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे को पूरे डाटा के समेत उस कंप्यूटराइज्ड डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हमारे को दिख जाएगी, जिसको हम फिर मैनुअली करेक्ट करके और फिर दोबारा से वो प्रोसीजर रन करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। ये कंप्यूटराइज्ड डिस्प्ले सिंपल डायग्राम है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसर का। इसके ऊपर हमने जो है यहाँ पे व्हील को इस स्पिंडल के ऊपर माउंट किया। उसके बाद मोटर ने जब उसको चलाया तो ये जब रोटेशन में आएगा, उस रोटेशन में आने के बाद इस डिस्प्ले के ऊपर परपेंडिकुलरली और अलोंग द एक्सिस दोनों तरफ जो जो हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक इम्बैलेंस रहेगा वो हमारे को यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन में आ जाएगा।
हम उस डिस्प्ले स्क्रीन से देख के इस व्हील को फिर जब रुका होगा इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पे ग्रीन पॉइंट आ जाएगा, ग्रीन लाइट आ जाएगी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये पोजीशन के ऊपर हमारे को वेट लगाना है और कितना लगाना है। हम उस वेट को उसके रिम के ऊपर माउंट कर देंगे। बहुत छोटे छोटे इस तरह से जो है वेट होते हैं जो कि टायर के व्हील के रिम के ऊपर इस तरह से लगा दिए जाते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ से हटा भी सकते हैं अगर कोई पहले बैलेंसिंग के समय उसको लगा दिया हो। इसी तरह से जो है ये व्हील बैलेंसर जो है काम करता है। तो आइए देखते हैं। नाउ द स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड which rotates the spindle and wheel. Wheel stop after some rotations. The display indicators of the wheel balancer show the amount of imbalance in grams. ग्राम्स के अंदर आएगा और हम ग्राम्स के अंदर ही जो है उसको बिल्कुल वेट को लगाएंगे उसके ऊपर। और फॉर इनर एंड आउटर साइड ऑफ द रिम, दोनों तरफ पे रिम के अगर अंदर इम्बैलेंस है या बाहर की तरफ इम्बैलेंस है, दोनों ही तरफ पे हमारे को जो है वो वेट जो है बताया जाएगा कि इनसाइड या आउटसाइड कहाँ लगाना है। टू फिक्स द बैलेंस वेट्स द टायर इज रोटेटेड बाय हैंड्स टू नो द पोजीशन विच इज इंडिकेटेड बाय ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट से हमारे को जो है पोजीशन पता लगेगा और फिर हम उसके ऊपर ब्रेक बटन को दबाएंगे या ब्रेक पैडल को हम दबाएंगे जो कि हमारे स्पिंडल को फिर से लॉक कर देगा। और वो जो स्पिंडल हमारा लॉक होगा वो लॉक स्पिंडल से हम जो है इनर और आउटर साइड के ऊपर जो हमें रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे जो है हम उसको वेट्स को लगा के और व्हील को स्टैटिकली एंड डायनामिकली दोनों तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये है हमारा व्हील बैलेंसिंग का एक सिंपल सा और इजी सा मेथड। एक चीज़ का ध्यान, जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये होती है कि इट शुड बी केप्ट इन माइंड डैट द टायर्ड व्हील मस्ट बी फ्री फ्रॉम डस्ट, मड, ग्रीस, ऑयल या फिर किसी भी तरीके के फॉरेन मटेरियल से, ताकि जब बैलेंसिंग होगी तो वो ग्राम्स के हिसाब से होती है। तो अगर कहीं मड ग्रीस होगा तो वो इम्बैलेंस अगर शो करेगा तो वो डस्ट या मड गाड़ी के चलने के टाइम अगर उतर गया तो फिर से टायर वो है वापस इम्बैलेंस होगा। यानी कि टायर जो बैलेंसिंग में करना है उसको हमें पूरा प्रॉपरली क्लीन करना है और उसमें एज प्रिस्क्राइब्ड पहले जितनी प्रेशराइज्ड एयर बोली जाती है वो हमें उसमें फिल करनी है और उसी के बाद ही ये जितना भी प्रोसीजर है उसको हमने रन करना है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनर। जैसे हमारे पास कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसर था जो स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंसिंग करता है, इसी तरह से हमारे पास व्हील अलाइनर होता है जो व्हील अलाइनमेंट करता है। व्हील अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है? अगर गाड़ी किसी सड़क पे सीधा ट्रैवल कर रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर हम हैंडल को सीधा रखें और उसको अगर फ्यू सेकंड्स के लिए 1 2 3 4 इस तरह से वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको छोड़ दें, तो अगर गाड़ी सीधा ही चल रही है इसका मतलब कि व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर है, यानी कि हैंडल सीधा है और व्हील भी सीधी ही पोजीशन में चल रहे हैं। अगर यही चीज़ हैंडल छोड़ने पे गाड़ी लेफ़्ट या राइट तरफ को मूव करे, इसका मतलब जो हमने हैंडल को सीधा छोड़ा था वो व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ होने की वजह से लेफ़्ट या राइट की तरफ को गाड़ी को लेके जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, उसके लिए हमारे को जो व्हील अलाइनमेंट है वो डिपेंड करती है हमारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कास्टर एंगल, कैम्बर एंगल, किंगपिंग इंक्लिनेशन, टो इन टो आउट, स्टीयरिंग के लिंकेजेस, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक का एडजस्टमेंट, व्हील बैलेंसिंग और टायर का कितना उसके अंदर एयर प्रेशर है, ज़्यादा या कम होगा तब भी जो है हमारा व्हील अलाइनमेंट में गड़बड़ हो सकता है। तो जैसे हम व्हील बैलेंसिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप रहता है व्हील अलाइनमेंट करना। व्हील अलाइनमेंट के लिए जो है हम कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट का जो है सहारा लेते हैं, जो कि कुछ व्हील बैलेंसर की तरह ही होता है, बट इसमें इंडिविजुअल टायर्स को जो है हम नहीं हटाते और हमारे फ्रंट टायर्स की जिसके लिए हमें व्हील अलाइनमेंट करनी है उसको हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर
ज़मीन के ऊपर, अगर ये कहें कि ये यहाँ पे अगर ये ज़मीन है, अगर इसको मान लिया जाए कि ये ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर यहाँ पे दो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होंगे छोटे छोटे, जो कि इस ज़मीन के ही लेवल पे होंगे। हम अपने कार के टायर को यहाँ पे लाके जो है इसके ऊपर खड़ा कर देंगे और फिर उसके बाद कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनर को हम चलाएंगे और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेंसर्स उसकी मदद से जो है ये चलेगा और हमारे को बता देगा कि कैम्बर, कास्टर, टो इन, टो आउट, किंगपिन, इंक्लिनेशन या और भी किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो वो हमारे को वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी और हम उसको मैनुअली जो है करेक्ट कर लेंगे, या जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स होगी उस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर जो है उस वैल्यू को हम डाल देंगे और फिर हमारा इस हिसाब से जो है व्हील अलाइनमेंट धीरे धीरे करके उसको चेक करते जाएंगे जब अनटिल एंड अनलेस वो सेटलमेंट नहीं हो जाती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए टायर को लेंगे, उसमें प्रॉपर एयर जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है वो फिल करेंगे, चेक करेंगे कि क्या व्हील बैलेंसिंग हमारी प्रॉपर है और उसके बाद हम उसको जो है व्हील अलाइनमेंट के लिए लेके जाएंगे। Computerized wheel aligner is used to inspect and repair the wheel geometry. This equipment measures turning radius, caster, camber, kingpin, inclination, toe in, toe out at the same time and display on monitor. तो ये जो है मॉनिटर के ऊपर सारा का सारा ये इस तरह का कुछ मशीन रहता है जो कि प्लेटफॉर्म से अलग वहाँ पे होगा और सारे के सारे इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे जो हमारा व्हील अलाइनमेंट को डिटेक्ट करेंगे। दिस इक्विपमेंट ऑल्सो हेल्प टू सेट दीज पैरामीटर्स, यानी कि कास्टर, कैम्बर, टो इन, टो आउट कितना होना चाहिए वो भी सेट करने में मदद करता है, जिससे हमारे लिंकेज, इसके वियर एंड टीयर, टायर का वियर एंड टीयर, स्टीयरिंग लिंकेज का वियर, सस्पेंशन का वियर और टीयर जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। द वेरियस स्पेसिफिकेशन of different vehicles can also be stored in this equipment. It is equipped with pre-alignment inspection check, self-diagnostics to enable quick direction of error, on-screen real-time adjustment for high precision and speed. जैसे व्हील बैलेंसर में सेंसर की मदद से सेल्फ डायग्नोस्टिक्स होता था, इसी तरह से व्हील अलाइनमेंट मशीन भी जो है सेल्फ डायग्नोस्टिक होती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसमें रहता है कंप्यूटर या मॉनिटर जिस पे डिस्प्ले आएगा हमारे रिजल्ट का, एक कीबोर्ड जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को फीड इन करेंगे। कुछ वैल्यूज़ हमारे को व्हील की या कार की फीड इन करनी पड़ती हैं, जैसे कि टायर प्रेशर कितना है, टायर का विड्थ, टायर का और अदर पैरामीटर्स हैं, टो इन एंगल हर गाड़ी का अलग होगा, टो आउट, कास्टर, कैम्बर। तो इस तरह से फिल करके फिर ही वो जो है कंप्यूटराइज मशीन रन करेगी। एक इंफ्रारेड अलाइनमेंट डिवाइसेस यानी कि सेंसर, सिंपल भाषा में प्रिंटर, जिसके ऊपर हमारा जो रिज़ल्ट जो आउटपुट होगा वो प्रिंट होकर निकलेगा। पूरी की पूरी उसकी बॉडी यानी कि उसका कंप्यूटराइज का ये जो मशीन है या इक्विपमेंट है ये, और अलाइनमेंट रैक यानी कि ज़मीन पर लगे हुए दो प्लेटफॉर्म जो कि मशीन के साथ जुड़े रहते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर ये है कि ये कास्टर, कैम्बर, टो इन, टो आउट सभी को मेज़र करता है, ऑनलाइन करेक्शन करता है उनकी, और वो थ्रस्ट एंगल और कॉम्पनसेट करता है, यानी कि जितना भी टायर का एंगल है विद दी ग्राउंड उसको सेट करने में मदद करता है। लेफ़्ट या राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिंग करता है गाड़ी की लेफ़्ट और राइट के लिए, कि अगर हम छोड़ें वो हमें प्रैक्टिकली चेक करना पड़ता है। बट अगर हमें प्रैक्टिकली चेक नहीं करना या फिर ऐसा कहे कि चेक करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें रिस्क रह सकता है कोई एक्सीडेंट का, तो जो है हमें व्हील अलाइनमेंट पे अगर लेके जाएंगे तो वो मशीन ऑटोमेटिक चेक करेगी कि अगर स्टीयरिंग को छोड़ा जाए तो लेफ़्ट राइट गाड़ी किस साइड को जा रही है और किस साइड को हमारे को उसकी अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तो ये जो हमारी मशीन, और ये डाटा स्टोर भी कर सकती है काफ़ी सारे व्हीकल्स के लिए, ताकि जब हम उस पर गाड़ी लेके जाएं तो हमारे को सिर्फ गाड़ी के मॉडल नंबर या उसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन डालनी पड़े और बाकी सारी चीज़ें हमारे को ना करनी पड़े। तो बिफोर स्टार्टिंग द व्हील अलाइनमेंट द फॉलोइंग इंस्पेक्शन शुड बी डन फॉर अ प्रॉपर
व्हील अलाइनमेंट। क्या क्या इंस्पेक्शंस करनी चाहिए व्हील अलाइनमेंट को करने से पहले? द फ्यूल टैंक शुड बी फुल इन कैपेसिटी सो डैट द राइड हाइट इज़ करेक्ट। फ्यूल टैंक भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, ताकि गाड़ी का जो प्रॉपर हाइट है या वेट है जो वो सही रहे। ऑल टायर्स ऑफ द व्हीकल शुड बी ऑफ सेम मेक एंड साइज़। सारे के सारे जो टायर हैं उस गाड़ी के सेम होने चाहिए, ये ना हो कि कोई कौन सी कंपनी का है, कोई कौन सी स्पेसिफिकेशन का है। ऑल टायर शुड बी इन्फ्लेटेड विद स्पेसिफाइड प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उन सब में जो है एयर प्रेशर जो है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कार टायर मैन्युफैक्चरर्स, व्हील मैन्युफैक्चरर्स, वही रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एक्सेसिव प्ले, बेंडिंग, वियर और डैमेज इन स्टीयरिंग लिंकेज एंड बॉल जॉइंट्स। बॉल जॉइंट्स के अंदर या स्टीयरिंग लिंकेजेस के अंदर या बेरिंग्स के अंदर कोई अननेसेसरी ज़्यादा प्ले या ज़्यादा जो है वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन हमें पहले चेक कर लेनी है और ब्रेक को भी हमने पहले से एडजस्ट कर लेना है। कई बारी ब्रेक की वजह से भी, एक्सेसिव ब्रेक की वजह से भी जो है व्हील अलाइनमेंट हमारी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से जो है हम प्लेटफॉर्म के ऊपर व्हील को, टायर को लाएंगे। वो यहाँ पे एक हमारे पास प्लेटफॉर्म रहता है यहाँ पे, जिसके ऊपर गाड़ी को सेंस किया जाएगा और ये मशीन के ऊपर हमारे पास सारी की सारी वहाँ पे डिटेल्स हमारे को मिल जाती हैं। इस तरह से हम जो है अगर फ्रंट और अगर बैक साइड दोनों व्हील को हम अलाइन करना चाहें, दोनों फ्रंट और रियर, तो वो भी हम इसी मशीन पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैसे करना है। आफ्टर नेसेसरी इंस्पेक्शंस द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर व्हील अलाइनमेंट। क्या करना है? सबसे पहले आफ्टर इंस्पेक्शन पोजीशन द व्हीकल ऑन अलाइनमेंट रैक। सबसे पहले गाड़ी को अलाइनमेंट रैक के ऊपर लेके आएंगे, अलाइनमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे। फिर उसके बाद इंस्टॉल ऑल द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट इक्विपमेंट एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड फॉर कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनर। कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनर के ऊपर जो है हम सारी इंस्ट्रक्शंस जो है उसको फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद सी द इंफ्रारेड अलाइनर ऑन द 4 व्हील्स ऑफ अ कार एंड रीड द फ्रंट एंड रियर अलाइनमेंट सेटिंग ऑन द स्क्रीन। हम सेंसर्स को सेट करेंगे, फिर हम जो है स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद जब ये वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद हम जो है सबसे पहले नाउ एडजस्ट द कैम्बर एंड कास्टर इफ़ रिक्वायर्ड बाय रिमूविंग और एडिंग शिम्स। शिम्स छोटे छोटे वॉशर की तरह होता है, इस तरह से कहें, जो कि एंगल को सेट करने में मदद करता है कास्टर या कैम्बर को, इनर शाफ्ट पे या फिर सस्पेंशन में, जहाँ पे हमारे को वो लगाने की ज़रूरत है हम लगाएंगे, अगर हमारा वो वैल्यू स्पेसिफाइड वैल्यू से अलग आया तो। उसके बाद हम फिर से यही प्रोसीजर जो है रिपीट करेंगे और टो इन टो आउट के लिए चेक करेंगे। नाउ एडजस्ट द टो इन और टो आउट। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प्स ऑन द टाई रॉड एंड्स। द क्लैम्प्स आर लूजनड एंड वन एंड ऑफ टाई रॉड इज शॉर्टनड और लेंथेंड एज रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट। इसी तरह से टायर का टो इन या टो आउट, जो गाड़ी का टायर होता है, अगर ये उसका एक्सल है, ये यहाँ पे 2 टायर लगे हैं, तो ये टायर कभी भी 90 डिग्री नहीं रहते। ये इनमें हल्का सा इस तरह से इधर को या इस तरह से इस साइड को हल्का सा एंगल रहता है टायर का, या तो ऐसा हो सकता हो या तो ऐसा हो सकता हो। ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होता, बहुत कम डिग्री का वो एंगल रहता है, जो कि हम नॉर्मल आई से नहीं बता सकते, बट उसको हम जब चेक करेंगे तो पता लगता है। तो इसके टो इन और टो आउट भी जो है हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, और इसी तरह से बाकी पैरामीटर्स भी एक एक करके चेक करेंगे अगर उसकी वैल्यूज़ में कुछ गड़बड़ आई तो ड्यूरिंग व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस। आफ्टर द व्हील अलाइनमेंट रिमूव द अलाइनमेंट इक्विपमेंट and take the vehicle off the alignment rack and go for a test drive. It should be noted that all the misalignment parameters are checked and diagnosed by computer software and then rectified. तो इसके जो नॉर्मल हमारे आम जो स्पेसिफिकेशन है फॉर व्हील साइज़ फ्रॉम 300 मिलीमीटर टू 450 मिलीमीटर, वो इस तरह से हैं कि कैम्बर -7 to +7 डिग्री, थ्रस्ट एंगल -4 to +4, ऑफसेट -10 to +10,
सेटबैक -10 to +10, टोटल टो -100 mm to +100 mm, इंडिविजुअली एक एक टायर का -2 डिग्री टू +2 डिग्री, और कास्टर एंगल -15 डिग्री टू +15 डिग्री। तो इस तरह से सारे स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर हम उसको सेट करेंगे तो हमारे पास जो है ये व्हील अलाइनमेंट भी व्हील बैलेंसिंग के साथ ही जो है करी जा सकती है। तो ये था हमारा व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट का प्रोसीजर या बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।